हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया को कवर करने वाले हैं। आज हमारा लगभग में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कूलम्स लॉ, कूलम के नियम और उनकी सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो क्लास है आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज के इस क्लास को बिल्कुल आप मिस नहीं करिएगा, ठीक है। अगर आप इस क्लास को ज्वाइन कर लिए हैं तो बिल्कुल अंतिम तक रहना है, और अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, तो आज हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट एरिया को कवर करने वाले हैं, ठीक है। कूलम्स लॉ, कूलम के नियम एवं उनकी सीमाओं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, उसको स्टार्ट करने से पहले, कूलम्स लॉ को स्टार्ट करने से पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा 11th में, ठीक है। 11th में पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, हाँ या ना। आपने 11th में पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल में जो रूल बताया गया था हमें 11th में, उसमें कहा गया था कि दो द्रव्यमान की वस्तुएं m1 तथा m2, ठीक है, दो द्रव्यमान की वस्तुएं या दो वस्तुएं m1 तथा m2 दूरी पर है, ठीक है। m1 और m2 दो वस्तुएं जो कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, ठीक है। तो इस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F जो होगा, सॉरी, दो वस्तुएं m1 तथा m2 r दूरी पर स्थित है। तो 11th में कहा गया गुरुत्वाकर्षण बल में कि इसमें लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल F जो होगा, ठीक है, इसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा, ठीक है। इस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा F इज इक्वल टू F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2, ठीक है। इस पर लगने वाला बल जो होगा F1 और F जो होगा इन दोनों के इनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। और इनके बीच की दूरी F जो होगा प्रोपोर्शनल दूरी के क्या होगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये दो चीज़ आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि गुरुत्वाकर्षण बल में कहा गया कि m1 और m2 दो वस्तु r दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो उस पर लगने वाला जो बल होगा F m1 और m2 दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये आपने पढ़ा होगा 11th में गुरुत्वाकर्षण बल में। अगर इन दोनों को हम एक साथ करें तो हम यहाँ पर देखेंगे कि F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर, इस समानुपात को हटाएंगे तो F बराबर G इंटू m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। इसको हम कहते हैं सार्वत्रिक, ठीक है। ये जो हमारा हो गया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये चीज़ हमने 11th में पढ़ा था। इसको पहले नोट करिएगा, सेम प्रोसेस यहाँ पर होगा जी। पहले आप इसको नोट करिएगा, हम इसको मिटा देंगे, ठीक है। ये 11th का टॉपिक है, इसको हमने थोड़ा सा पहले हाईलाइटेड किया ताकि यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत ना हो। जी जो होगा वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कैपिटल जी की वैल्यू जो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। कैपिटल जी की अगर वैल्यू आपसे कोई पूछे तो हम कहेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नोट करो इसको जी, ठीक है। और स्मॉल जी की वैल्यू, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर ये पूछे तो, हालांकि ये अभी हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ रहे, ग्रेविटेशनल नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं पढ़ रहे, ये मैंने ऐसे ही एक्स्ट्रा में लिख दिया। चलिए, ये तो कंडीशन था 11th में जो गुरुत्वाकर्षण बल हमें पढ़ने को दिया गया था, उसमें ये कंडीशन था कि दो द्रव्यमान की वस्तु m1 और m2 r दूरी पर स्थित हो तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा दोनों द्रव्यमानों के बीच का गुणनफल के समानुपाती होगा और इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इन दोनों को हमने अटैच किया तो यहाँ से F बराबर G इंटू m1 इंटू आर स्क्वायर। देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, कूलम के नियम क्या क्या है। तो देखिए, कूलम्स लॉ में हम दो चीज़ों पे पूरा ध्यान देंगे, दो चीज़ों पर पूरा डिस्कस करेंगे। पहला चीज़ कहा गया है कि समान आवेश, लाइक चार्ज जिसको कहते हैं, समान आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान, अनलाइक चार्ज, असमान आवेशों में आकर्षण होता है। अब सवाल है सर, समान आवेश मतलब क्या? मानकर चलिए कि प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, ठीक है। तो ये जो है ये प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है, ये प्रतिकर्षित करेगा,
प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। और अगर मानकर चलिए एक माइनस एक प्लस या एक प्लस एक माइनस हो तो ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ठीक है। तो एक हो गया लाइक चार्जेस, एक हो गया अनलाइक चार्जेस। तो कूलम्स का नियम है जी, कूलम का जो नियम है इन्हीं दो बातों पर पूरा ये निर्भर करता है। पहला जो है देखिए सेम, इससे और इससे दोनों की बातें बिल्कुल समझी हुई लगेगी। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और समान आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण होता है, यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इसको नोट करिएगा, इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। और एक होगा प्लस और एक होगा माइनस, तो ये क्या होगा, आकर्षण होगा। तो कूलम का नियम समझने के लिए दो बातें जाननी बहुत जरूरी है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण। और दूसरा नियम कह रहा है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण, ठीक है, लगने वाला दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, सेम कंडीशन देखो, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कूलम्स लॉ, ये अब 12th में हमें पढ़ना है, ठीक है जी। कूलम्स लॉ, इसमें कहा गया है, देखिए दो आवेशों के बीच, मानकर चलिए कि Q1 और Q2 दो आवेश है और दोनों के बीच की दूरी जो है वो R है, ठीक है। Q1 और Q2 दो आवेश है और दोनों के बीच की दूरी जो है वो R है। तो कहा गया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, क्योंकि चार्ज जो है वो लाइक और अनलाइक दोनों करता है, आकर्षित भी करता है, प्रतिकर्षित भी करता है। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, यानी लगने वाला जो बल F जो होगा ये समानुपाती होगा Q1 इंटू Q2, इसको मॉड में रखेंगे, ठीक है, Q1 इंटू Q2, और समानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी इस पर जो लगेगा प्रोपोर्शनल 1/, व्युत्क्रमानुपाती बोल रहा है, जस्ट अपोजिट, ठीक है, 1/r², ठीक है। अगर हम इन दोनों को, अगर हम इसको इक्वेशन 1 माने, अगर इसको इक्वेशन 2 माने, तो हम क्या कह सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2/r², ये समानुपात हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट राशि क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट राशि K हो जाएगा, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2/r²। इसको नोट करिएगा अपनी कॉपी में जल्दी से, ठीक है। आप इसको, हाँ जी, इसको आप एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक ही हुआ ना, इसको पैसे लगाओ, रुको, वेट करो थोड़ा सा। Q1 को भी आप अंदर रखो और Q2 को भी आप अंदर रखो मोड में, यहाँ भी ऐसे कर दो, सॉरी, हाँ जी, चलो, ठीक है, और यहाँ भी आप ऐसे कर दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इतना पहले आप नोट करिए, फिर हम आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, ठीक है। अब हम आपको समझाएंगे कि K क्या होता है, इसका मान क्या होता है और वगैरह वगैरह जो भी हो, ठीक है। इसको आप पहले इतना नोट करिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। कूलम के नियम की दो सीमाएं, कूलम के नियम को जानने के लिए दो बातों को जानना बहुत जरूरी है। पहला तो असमान आवेशों के बीच आकर्षण और समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, और दूसरा कह रहा है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। ये देखिए, ये पहला समीकरण निकला। और फिर कह रहा है कि तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, r है, इसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी जस्ट अपोजिट। और अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड करें, ठीक है, इन दोनों को एक साथ लाएं तो करने एक बनेगा F इंटू, ये बिल्कुल समझ में आ रहा है ना जी, यहाँ पे अच्छे से कर देते हैं, ठीक है। चलो, F समानुपात K, हाँ ठीक तो है, K इंटू, ठीक है, नहीं सॉरी, F समानुपात Q1 इंटू Q2
बटे आर का स्क्वायर। अब इसको समानुपात को हटाएंगे तो k इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, अब सवाल है कि सर व्हाट इज k। अब हम पूरा पूरा डिस्कस करेंगे k के ऊपर। ठीक है, इसको आप इतना पहले नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इतना कर लीजिए आप लोग, इधर मिटा दें। लिखेंगे k के बारे में। ठीक है, ये k आया ना, इसके बारे में लिखेंगे। तो हम कहेंगे कि जहाँ k एक नियतांक है, कहेंगे कि जहाँ k एक नियतांक है, ठीक है, कांस्टेंट राशि है, नियतांक है, जिसका मान मात्रक पद्धति तथा जिसका मान मात्रक पद्धति तथा दोनों आवेशों, ठीक है, जिसका मान मात्रक पद्धति तथा दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, k का मान जो है, k कांस्टेंट राशि है, नियतांक है, जिसका मान जो है ये मात्रक पद्धति तथा दोनों आवेशों के बीच के माध्यम। अब देखिए एक सवाल यहाँ से पूछेगा जी, एक बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि बाबू k का मान किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, किस किस चीज़ पे निर्भर करता है। बिल्कुल नोट करना, ये ऑब्जेक्टिव तरह का एक क्वेश्चन है। इसका जो जिसका मान जो है ये मात्रक पद्धति, ठीक है, और माध्यम, ठीक है, दोनों आवेशों के बीच माध्यम की कौन से माध्यम से ये गमन कर रहा है। ठीक है, तो k का मान जो है ना, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है पूर्ण रूप से। ठीक है, इसको नोट करो, सवाल पूछेगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि k का मान जो है, ठीक है, ये किसके लिए किसके ऊपर निर्भर करता है, कि k का मान बढ़ेगा घटेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये पूर्ण रूप से डिपेंड करेगा मात्रक पद्धति पे और माध्यम पे, कि कौन से माध्यम से ये गुजर रहा है। ठीक है, चलिए नोट करिए। तो कहा गया कि k एक नियतांक है जिसका मान मात्रक पद्धति तथा दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, अब सवाल है कि सर k बराबर होता कितना है, इसका कुछ वैल्यू वगैरह बताइए। तो हम कहेंगे कि देखिए k बराबर जो होता है ना, k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब एप्सिलॉन नोट जो होता है ना, ये इसको कहते हैं हम लोग निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, चलो नोट करो इसको। k की वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और एप्सिलॉन नोट जो होगा, ये हमारा एप्सिलॉन नोट जो ये हो गया हमारा एप्सिलॉन नोट, इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इसको नोट करिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, जिसकी वैल्यू जो है, अब देखिए निर्वात की विद्युतशीलता जो है ना, अब k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट तो होता ही होता है, इसके साथ साथ इसकी वैल्यू जो होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। अब सवाल है कि सर ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर कैसे हुआ। ठीक है, इसको भी करते हैं हम लोग, इसको करते हैं। ये यहाँ तक समझ में आया, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और एप्सिलॉन नोट जो होगा वो निर्वात की विद्युतशीलता होगी, और k की वैल्यू जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। अब सवाल आया कि सर ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ से हम एक टॉपिक उठाते हैं। आपको पता है कि F बराबर k × Q1 × Q2 बटे R का स्क्वायर। तो क्या हम यहाँ से k बराबर ये भाग में इधर गुना में कर दें, F गुने R स्क्वायर बटे Q1 × Q2, हाँ या ना। k बराबर F गुने R स्क्वायर बटे Q1 × Q2, और F जो होता है फोर्स, और बल का एसआई मात्रक क्या होता है जी, न्यूटन। ठीक है,
तो F के जगह पर हम n रखेंगे। दूरी को क्या करते हैं, दूरी को मीटर से मापा जाता है, तो दूरी का स्क्वायर है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और आवेश है कुल चार्ज, तो चार्ज का SI मात्रक कूलाम, ठीक है। तो कूलाम नीचे है तो कूलाम गुने कूलाम, यानी कहिए कूलाम का स्क्वायर, क्योंकि Q1 इंटू Q2 दो ठो आवेश है, तो कूलाम का स्क्वायर, और ये कूलाम ऊपर जाएगा तो क्या हम इसको ऐसे कहेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स 2, ठीक है। तो ये जो हमारा हो गया कि K का जो यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और देखिए K ऊपर है, इप्सिलॉन नोट नीचे है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको, ये भी इधर हो गया, इधर उतारिएगा आप लोग सब लोग। बहुत अच्छा सवाल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इग्नोर नहीं करना है आपको, समझ में आना चाहिए आप सभी को। नोट करो जल्दी से पहले, फिर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। नोट करिए इसको जल्दी से, फटाक सवर हो गया। चलिए इधर मिटा रहे हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। यही है हमारा कूलम्स लॉ, कूलम का नियम। इसको मिटा दे, जल्दी से नोट करिएगा इसको। अब सवाल है कि सर ये 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट है, K की वैल्यू समझ में आ गया, इप्सिलॉन नोट क्या है, ठीक है। तो इप्सिलॉन नोट जो हम कहेंगे ना, इसको हमने अभी अभी बताया आपको कि इसको हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा कि इप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू, ये ऐसे रहेगा इप्सिलॉन नोट, इसको हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। निर्वात की विद्युतशीलता जिसकी वैल्यू जो होगा वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। अब सवाल है कि सर ये यूनिट कहाँ से आया, देखो K ऊपर है तो इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है, और इप्सिलॉन नोट नीचे है, यानी सिंपल सी बात है K के जस्ट अपोजिट इसका यूनिट होगा, SI मात्रक। तो यहाँ K जो है K की वैल्यू में ये न्यूटन है, तो ये नीचे होगा तो न्यूटन इनवर्स होगा, है न्यूटन इनवर्स, ये मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और ये नीचे आएगा तो मीटर इनवर्स 2 होना चाहिए, हाँ मीटर इनवर्स 2। और इप्सिलॉन नोट कूलम जो है कूलम स्क्वायर है नीचे, तो ये माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए निर्वात में विद्युतशीलता इप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू होगा वो 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 कूलम स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप सभी का? चलो बिल्कुल। अब देखिए K की वैल्यू कहाँ कहाँ चेंज होती है, कहाँ कहाँ क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे, शॉर्ट में हम बता देते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं चलते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे, कोई दिक्कत है ना, अगर आपसे पूछे कि SI पद्धति में, आपने पढ़ा हो ना स्टैंडर्ड यूनिट, SI पद्धति में K का मान, तो आप कहिएगा डायरेक्टली, आप बता देना कि SI पद्धति में अभी अभी हम बताए कि K का मान जो होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट होगा, जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलो ये पूछेगा जी SI पद्धति में K का मान, ठीक है। अब पूछेगा आपसे CGS पद्धति में, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये तो ऐसा ही हो गया। अगर आपसे पूछे कि CGS पद्धति में K बराबर, तो हम कहेंगे K का मान जो होता है CGS पद्धति में 1 होता है, ठीक है। ये बिल्कुल आप याद रखिएगा, कहिएगा तो इसको कैलकुलेट भी करके हम बता सकते हैं, ठीक है। काफ़ी लंबा चला जाएगा फिर, तो रहने दीजिए, ठीक है। CGS पद्धति में K का मान 1 होगा, SI पद्धति में K का मान जो होगा 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इनवर्स 2, ठीक है। अब मेन टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, ये हमारा हो गया पूरा, क्लियर करते हैं। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आपको कूलम्स लॉ में। अब आपको कूलम्स लॉ की सीमाएं और थोड़ा सा 1-2 टॉपिक करते हैं, ठीक है। एक टॉपिक अभी हम लोग करेंगे, विद्युतीय बल या कूलाम्बिक बल क्या है, इसको लिखिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, पूछेगा एग्जाम में, विद्युतीय बल या
कूलाम्बिक बल क्या है? विद्युतीय बल या कूलाम्बिक बल क्या है? ठीक है, तो हम कहेंगे इसके बारे में कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल को विद्युतीय बल या कूलाम्बिक, वही जो प्लस माइनस रिपेल कर रहा था ना, वही वाला। ठीक है, लिखेंगे कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल को, ठीक है, प्रतिकर्षण बल को विद्युतीय बल या कूलाम्बिक बल कहा जाता है। ठीक है, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल को विद्युतीय बल या कूलाम्बिक बल कहा जाता है। ये सिंपल सा, ठीक है। एक टॉपिक लिखेंगे नोट करके, आपको पता होना चाहिए कि कूलाम्बिक बल जो होता है केंद्र से होकर गुजरता है, इस कारण से इसको कहा गया है कूलाम्बिक बल को जो है, ऐसे लिखिएगा कि कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल भी कहा जाता है। ठीक है, कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल भी कहा जाता है। चलो नोट करो इसको जल्दी से। इसको नोट करिएगा जल्दी से आप लोग फटाक से वर। ठीक है, उसके बाद कूलम के नियम की सीमाएं कुछ पढ़ेंगे हम लोग, 4-5 लाइन। मेन टॉपिक हमारा तो वही है। दो टॉपिक और लिख लीजिएगा नोट करके। ठीक है, दो इम्पॉर्टेंट लाइन हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, ये नोट नंबर पहला था। नोट नंबर दूसरा लिखिएगा, पूछता है ये सब। ठीक है, कूलम्स लॉ से रिलेटेड टॉपिक्स पूछेगा आपसे, लिखिएगा। इसको समझा देंगे थोड़ा सा हम लोग। दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की दिशा, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की दिशा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है, या रेखा की ओर होती है, आप कह सकते हो। नोट नंबर तीसरा हम कहेंगे। ठीक है, नोट नंबर तीसरा कहेंगे, तीसरा नंबर लाइन है। कहा गया है कि, एक सेकेंड रुकिएगा, तीसरा है ना जी, हाँ, लिखिएगा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण, ठीक है, बल का परिमाण, हाँ,
दोनों आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है। ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा गया दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। मानकर चलते हैं कि Q1 और Q2, ठीक है, Q1 और Q2 आवेश है और बीच में कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की दिशा, ठीक है। मानकर चलिए कि प्रतिकर्षण बल लगा रहा है तो एक इधर जाएगा, यहाँ से ये Q1 है और ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। ये Q1 है, सॉरी रुकिएगा, ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। मानकर चलिए कि दोनों प्रतिकर्षण बल लगा रहा है तो एक इधर की ओर फोर्स लगाएगा और एक इधर की ओर फोर्स लगाएगा। तो कहा गया दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है। तो देखिए दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा यही है जी, उसी के अनुदिश है ना। ये उधर जा रहा है, एक इधर, अगर अट्रैक्ट करता तो तब भी एक इधर आता, एक इधर आता, तो उसी रेखा के अनुदिश रहता ना, उसी रेखा पर रहता। तो यही चीज़ कहने का मतलब है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है, ठीक है। देखिए बिल्कुल रेखा के अनुदिश से अगर इधर भी जाएगा तब भी बिल्कुल एक सिद्ध में जाएगा, इधर भी आएगा तो भी एक सिद्ध में जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इसी रेखा के अनुदिश रहेगा ना। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। और इसका बाद दूसरा कार्य है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है। मैंने आपको बताया था अभी कि K की जो वैल्यू है वो माध्यम पर निर्भर करती है, ठीक है। तो ये जो परिमाण है वो किस पर निर्भर करेगा, माध्यम पर निर्भर करेगा। एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। दो क्वेश्चन, अच्छा ये हो गया ना। हाँ, एक टॉपिक लिखिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसको नोट कर लिया आपने। यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन करवाने वाले, एक कूलम की सीमाएं और कूलम बल को केंद्रीय बल कहा जाता है क्यों। ये 2 टॉपिक अभी करेंगे आज के क्लास में, उसके बाद आज का ये क्लास खत्म होगा, ठीक है। यानी 10 मिनट की क्लास अभी और है जी, ठीक है। सवाल लिखिएगा कि कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है क्यों। ये एक सवाल है जी कि कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है क्योंकि केंद्र से होकर गुजरता है। सिंपल सी बात है, ये एक लाइन में हम कर सकते हैं। कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है क्यों। एक सवाल पूछा गया है कि कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है क्यों। इस टॉपिक को हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। चलिए पॉइंट को नोट करो जी। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा कि कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है क्यों। कहेंगे दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलम बल की दिशा दोनों आवेशों के केंद्र से मिलने वाली रेखा की ओर से जाती है। अभी एक फिगर करके हमने बताया, ठीक है। लिखिएगा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम्बिक बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम्बिक बल, आज पूरा ख़त्म ही कर देंगे हम लोग, ठीक है। दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम्बिक बल की दिशा, ठीक है। कूलाम्बिक बल की दिशा दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ओर होती है, ठीक है। केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ओर होती है, इसलिए कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है। इसलिए कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है। चलो, ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने अभी एक छोटा सा फिगर यहाँ पे बनाया था, नहीं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम्बिक बल की दिशा दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ओर होती है। देखो, मानकर चलिए कि Q1 एक आवेश है, Q2 एक आवेश है
और मिलाने वाली रेखा दोनों, ये मानकर चलिए सेंटर केंद्र बिंदु है, तो यहाँ से मिलाने वाली रेखा, ठीक है, तो अट्रैक्शन या आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। तो कह रहा है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलम्बिक बल को, कूलम्बिक बल की दिशा, ठीक है, दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ओर होती है, ठीक है। मानकर चलिए कि ये इधर करेगा, ये इधर करेगा, तो ये इसी के ऊपर है ना सब ये, ठीक है, तो इसलिए कूलम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है। हालांकि इतना पूछेगा नहीं ये फिगर वगैरह। चलो एक टॉपिक है जी, कूलम्ब के नियम की सीमाएं, 5-6 सीमाएं हैं, वो आप लिख लो, बहुत ज़रूरी है। फिगर को इन गोली मारो, ठीक है। सवाल है कूलम्ब के नियम की सीमाएं। चलो ये टॉपिक हम लोग करेंगे, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, इसको कहेंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब के नियम की सीमाएं, कौन कौन सी सीमाएं? पहला सीमा, कूलम्ब के नियम की सीमाएं, कूलम्ब का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है, ये चीज़ हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है, कि कूलम्ब का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है। पहली सीमा सिंपल है, ये तो रट भी सकते हो, नहीं तो समझा देंगे। कूलम्ब का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए मान्य, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर, दो जब आवेश रुका हुआ तभी ये कूलम्ब का नियम काम करेगा, ठीक है। कूलम्ब का नियम स्थिर आवेशों के लिए मान्य है, ठीक है। तीसरा, ठीक है, समझ में आ रहा है बिल्कुल कॉन्सेप्ट। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम हो तो कूलम्ब का नियम अपनी वैधता खो देता है। तो कूलम्ब का नियम अपनी वैधता खो देता है। मतलब दोनों के बीच डिफरेंस कितना होना चाहिए? मिनिमम 10⁻⁻15 होना चाहिए। इससे कम हुआ तो कूलम्ब का नियम अपनी वैधता खो देगा। चौथा कहेंगे, अच्छा ये तो मैंने आपको बताया था कि कूलम्ब का नियम जो है पूर्ण रूप से माध्यम पर निर्भर रहता है, नहीं, तो कहेंगे कूलम्ब का नियम माध्यम पर निर्भर रहता है। और पांचवा जो हम लिखना चाहेंगे कि कूलम्ब का नियम सार्वत्रिक, ये आपने भी पढ़ा था, अच्छा ये, हाँ, कूलम्ब का नियम सार्वत्रिक, इसको हिंदी में इंग्लिश में कहेंगे यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल होता है। तो ये कूलम्ब की कुछ कूलम्ब के नियम की सीमाएं थी। और आज आई थिंक काफ़ी लंबा एरिया हो गया, थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, एक्चुअली गर्मी काफ़ी है, इस कारण से थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं, ठीक है। कल और भी अच्छे से निचोड़ के समझ कर रखिए कि आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पहला चैप्टर है, विद्युत आवेश और क्षेत्र, ये बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। कल से उम्मीद है कि एक दो टेस्ट वगैरह होना चाहिए। आप लोग ऐप डाउनलोड करके कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करिए। उस कोर्स को ज्वाइन करने, देखिए यहाँ पे तो सिर्फ वीडियो का लेक्चर मिलेगा ना आपको, यहाँ पे सिर्फ वीडियो का लेक्चर मिलेगा। अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ नोट्स PDF वगैरह बना हुआ रहेगा, नोट्स भी मिलेगा, साथ साथ आपको टेस्ट वगैरह भी लिया जाएगा हर एक चैप्टर में, ठीक है। वो एकदम बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट होगा, बिल्कुल टाइप किया हुआ क्वेश्चन रहेगा, ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन पे आएगा, ऑटोमेटिकली 100 नंबर का टेस्ट रहेगा, 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 4 मार्क्स दिए जाएंगे, गलत करने पर 1 माइनस होगा। तो ये सभी सुविधा तभी दी जाएगी जब आप हमारे कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करिएगा। प्ले स्टोर पे ऐप है हमारा ड्रीम क्लासेस के नाम से, तो ऐप बिल्कुल साइन इन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, खोलिए, साइन इन करिए, डाउनलोड करिए, साइन इन करिए, स्टोर वाले ऑप्शन पे जाइए, स्टोर वाले ऑप्शन पे जाइएगा तो बहुत सारे कोर्सेस आपको वहाँ पे मिलेगी।
आप कोई भी कोर्स आई थिंक मेरे हिसाब से जो क्लास 12th का कंप्लीट कोर्स है वो ज्वाइन करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।